बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 26 सितंबर पाकिस्तान में जुमे की सुबह और सबसे पहले काउंटडाउन 64 डेज टू गो। 64 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं दूसरी अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली और अहम खबर सदर ट्रंप, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की वाशिंगटन डीसी के ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ 1 घंटा 20 मिनट लंबी मुलाकात। सबसे पहले तो आपको और हमें एक और खुशखबरी कि हमारी एक और खबर दुरुस्त साबित हुई। हमने आपको ये तकरीबन 1.5-2 महीने से या महीने से बता रहे थे कि शरीफ खानदान भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उनकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हो जाए। वो अपनी इंडियन लॉबी से लेके मिडल ईस्ट में जो वाकई उनकी लॉबी है सबसे कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही आपको याद होगा, अब से 2 हफ्ते पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जैसे ही फील्ड मार्शल को ये बात पता चली कि जो शरीफ खानदान है, मतलब कि शहबाज शरीफ की पॉसिबली शायद मुलाकात हो जाए, तो उन्होंने फ़ौरन अपने प्लान चेंज किए। और याद कीजिए, वो पहले यूके में छुपे रहे, कहीं आपको नज़र नहीं आए। लास्ट टाइम वो आपको नज़र आए थे सऊदी अरेबिया में, जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक मुआहदा किया। आप सबको पता है वो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। आखिरी बार फील्ड मार्शल वहाँ नज़र आए थे। उसके बाद फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ के साथ ही चिपके रहे। लंदन में अकाब की नज़र उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर रखी, बिल्कुल साथ साथ रहे, लेकिन आप सबकी नज़रों से ओझल रहे। साथ इसलिए रहे कि कहीं यूके में या अमेरिका में शहबाज शरीफ कोई ऐसी मुलाकात ना करें जिससे फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन का पता साफ हो जाए। अमेरिका में भी आकर वो तकरीबन छुपे रहे, किसी को नजर नहीं आए, ना अपने किसी दोस्त को, ना दुश्मन को, ना प्रेस को, कहीं उनका अता पता नहीं था। डिसअपियर हो गए, हवा में उड़ गए धुएं की तरह। और जैसे ही सदर ट्रंप के साथ मीटिंग फिक्स हुई, यकायक नमूदार हुए और ऐसे चिपके शहबाज शरीफ के साथ जैसे च्युइंगम चिपकती है। आज ये मुलाकात वॉशिंगटन के वक्त के 4:30 बजे शाम को ये मुलाकात होनी थी ओवल ऑफिस में वॉशिंगटन डीसी में। आधा घंटा मुलाकात लेट शुरू हुई। सदर ट्रंप की जो दूसरी मसरूफियात थी, आपको पहले भी बताया कि ये मुलाकात पहले सदर ट्रंप के स्केड्यूल में नहीं थी, ये आखिर पर यकायक हुई। और इसीलिए फील्ड मार्शल भी घात लगाकर बैठे हुए थे कि मैंने शहबाज शरीफ को अकेले नहीं मिलने देना। 4:30 बजे मीटिंग थी, दोनों साहबान आकर बैठ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस सदर ट्रंप की जारी थी सहाफ़ियों के साथ। उन्होंने सहाफ़ियों को उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 अजीम लीडर मुझे मिलने आ रहे हैं। एक तो फील्ड मार्शल साहब हैं और साथ उनके वज़ीर आज़म भी हैं, वो भी अजीम लीडर हैं। बहरहाल उसके बाद जब सदर ट्रंप आए तो ये तस्वीरें देखिएगा, दोनों जो बिल्कुल अटेंशन खड़े हैं। ये दोनों तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सदर ट्रंप कमरे में घुसने लगे थे। तो ज़रा दोनों के फरते जज्बात देखिए, चेहरे के तासरात देखिए। फील्ड मार्शल भी अटेंशन होकर खड़े हैं और बेचारे शहबाज शरीफ की तो हवाइयाँ ही उड़ी हुई हैं, उनको भी देखिए। बहरहाल सदर ट्रंप जब आए और गर्मजोशी से मिले इन्हें, कोई शक नहीं इसमें, तो उसके साथ ही ये मुलाकात शुरू हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि कहा जाता है, अभी हतमी तो हमारे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 1 घंटा 20 मिनट मुलाकात रही। अमूमी तौर पर ऐसी मुलाकातों में प्रेस होती है। जैसे इससे पहले तैयब एर्दोगान के साथ सदर ट्रंप की मुलाकात हुई तो उसमें प्रेस थी। इस मुलाकात में प्रेस को निकाल दिया गया था, मतलब कि ये ऑफ लिमिट थी, इसमें प्रेस नहीं थी। प्रेस को इसमें बार किया हुआ था, किसी किस्म की मीडिया इंटरेक्शन इसकी नहीं थी। हाँ, तस्वीर ज़रूर ली गई। याद कीजिए, इमरान खान को पूरे वाइट हाउस का टूर दिया था सदर ट्रंप ने। शहबाज शरीफ को भी दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, लेकिन मॉडल के ऊपर, मतलब पूरे वाइट हाउस में घूम के नहीं, जैसे इमरान खान साहब को दिया गया था। फिर याद कीजिए, सदर ट्रंप की जो अहलिया वो भी आई थी इमरान खान से मिलने, खुसूसी उनके साथ तस्वीर बनवाने भी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी वाइट हाउस का टूर दिया गया, लेकिन एक ट्रे के अंदर वाइट हाउस का मॉडल था, उसी में सदर ट्रंप ने बताया कि यहाँ पर ये कुछ है। बहरहाल तस्वीरें बन गई। शहबाज शरीफ साहब और जब मॉडल दिखा रहे थे या कोई और बातचीत कर रहे थे तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हाथ बांध कर दोनों लोग खड़े थे, फील्ड मार्शल भी और शहबाज शरीफ भी। बिल्कुल आका और ग़ुलाम वाला रिलेशनशिप था। आप उनकी
जो बॉडी लैंग्वेज है, आप उनका जो आई कांटेक्ट है, आप उनकी वो जो तमाम चीज़ें हैं वो देखकर बहुत ही क्लियरली, खैर वो तो कल ही शहबाज शरीफ जब यूनाइटेड नेशंस में मिल रहे थे तो वहाँ पर भी हमने जो तबसरा किया था कि 42 करोड़ में सिर्फ 36 सेकंड मिले, कम से कम वहाँ पर उन्होंने सबका आइडिया, मुझ समेत सभी का आइडिया गलत साबित किया कि नहीं, 42 करोड़ जो खर्च किया है वो तो एक छोटी बात है, मामला कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब हमारी इत्तलात हैं कि मामला इब्राहिमी मुआहदा है। जी हाँ, इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर काफ़ी सारा काम हो चुका है और सदर ट्रंप के साथ आज की मुलाकात के अंदर भी ज़राए हमें यही कंफर्म कर रहे हैं कि इसी के ऊपर बातचीत हुई है। इब्राहिमी मुआहदा जो है बहुत ही वाज़े तौर पर सीधी सीधी बात यही है कि उसमें जो इसराइल है उसको रिकग्नाइज़ करना है, अरब ममालिक ने भी करना है, उसके साथ पाकिस्तान और दूसरे ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, और उसी पर बातचीत हुई है। इससे पहले सदर ट्रंप जो हैं वो तैयब अर्दोगान के साथ भी मिले। इस व्लॉग में हम उस पर बात नहीं करेंगे, अगले किसी व्लॉग में उस पर बात करेंगे। खैर, शहबाज शरीफ आज बांग्लादेश के जो इस वक्त हेड ऑफ स्टेट हैं उनसे भी मिले, वो भी, उन पर भी हम किसी और वक्त में बात करेंगे। आज सिर्फ आपको हमने बताना है कि ये जो फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है सदर ट्रंप के साथ, जो ओवल ऑफिस में हुई है, और जाहिर है क्योंकि अब ये ऑफिशियल विजिट हो गया था तो उन्हें रेड कारपेट भी मिलना था, उन्हें प्रोटोकॉल भी मिलना था, वो सब कुछ तो हुआ, लेकिन ये जो 1 घंटा 20 मिनट है इसके अंदर जो कुछ तय हुआ है, शायद ये आने वाले दिनों में आपको सबको बहुत सारी हैरानियां हों और बहुत बड़ी जो कीमत है पाकिस्तान को वो अब देनी पड़ेगी। एक तरफ तो इनके लिए बड़ी खुशी की बात है, ये फूले नहीं समा रहे, ये जो मुलाकात हुई है अगर पूरी रिजीम देखें, लेकिन मेरे लिए और मेरे हिसाब से इनका काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है। जो वादे इन्होंने कर लिए हैं, पाकिस्तानी कौम इनके साथ कभी नहीं खड़ी होगी। सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं, पाकिस्तानी फौज के अंदर भी बहुत सारे लोग इनके साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज इन्होंने जो बाइट करना था वो कर लिया, अब देखते हैं कि उसे ये निगल पाते हैं और हजम कर पाते हैं कि नहीं, ये सवाल है। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ और उसमें आपको बहुत कुछ समझ आएगा। वो इब्राहिमी मुआहदा और उसके साथ साथ जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ, उस पर 3 चोटी के जो पाकिस्तानी मुबस्सर हैं उनकी बातचीत आपको सुनवाते हैं। और फिर ये जो मुलाकात हुई है ट्रंप शहबाज शरीफ, जिसमें फील्ड मार्शल जानबूझकर चिपके रहे और हमारी खबर बिल्कुल दुरुस्त निकली कि उन्होंने इन्हें एक लम्हे के लिए भी अलग नहीं छोड़ा और इस मुलाकात के अंदर भी वो क्रैश कर गए, मीन डोर क्रैश कर गए, तो आपको समझ आएगी कि इस मुलाकात में से निकलेगा क्या। मुझे आपके कमेंट्स भी चाहिए क्योंकि मैं आपके कमेंट्स रेगुलरली पढ़ता हूं, लेकिन इस खबर पर मुझे खुसूसी आपके कमेंट्स चाहिए क्योंकि इस सब में आपका और हमारा मुस्तकबिल इन्वेस्टेड है, ये जो खबर देने जा रहा हूं। और ऐसा भी नहीं है, कई दफ़ा हम समझते हैं कि बहुत बड़े दानश्वर ही चीज़ों को बेहतर समझते हैं। मैं ये समझता हूं कि जो एक लार्जर विजडम होती है, मीन लार्जर नंबर ऑफ पीपल, जो पब्लिक की विजडम होती है, वो कई दफ़ा बड़े बड़े दानश्वरों से भी आगे होती है। एक पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, केपी या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर के दूर दराज देहात में बैठे लोग भी कई दफ़ा बहुत बड़े बड़े दानश्वरों से ज़्यादा समझते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसलिए आपके कमेंट्स इसमें बहुत ज़रूरी हैं। उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जिस मर्ज़ी ज़ुबान में लिखें, मैं ट्रांसलेट करवा लूँगा, लिखिएगा ज़रूर। तो ख़बर मेरे पास ये है कि अब ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा हुआ है उसके तनाज़र में 3 बड़ी शख्सियात, जिन तीनों को मैं किसी न किसी तरह से बहुत सीरियस लेता हूँ, किसी को एडमायर करता हूँ, जैसे कि पहली शख्सियत, उनको मैं एडमायर करता हूँ, उनको मैं किसी हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि एक जैसा आप ये कह सकते हैं कि फ़िल्मों में या किताबों में ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, आइडियल ब्यूरोक्रेट जैसा कोई होना चाहिए, वो फॉरेन ऑफिस के उस तरीके के ब्यूरोक्रेट हैं। जैसा कोई सोचता है किसी शख्स को मुहिब वतन, उजला, साफ़ सुथरा, ईमानदार, जैसा ब्यूरोक्रेट कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिसको पसंद करेंगे, उस तरह के ब्यूरोक्रेट हैं वो। मैं शमशाद अहमद साहब की बात कर रहा हूँ, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, बहुत मोतबर आवाज़ हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। वो अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस मुआहदा अमेरिका की रजामंदी से हुआ, मतलब कि अमेरिका की इसमें इनपुट शामिल है, उसके बगैर ये नहीं हुआ। और ये इब्राहिम अकॉर्ड का जो इब्राहिमी मुआहदा है, जिसमें अरब ममालिक ने
اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنا ہے، اور پھر ان سب نے ہنسی خوشی رہنا ہے۔ یہ اب الگ بات ہے کہ اس میں یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ فلسطین وہاں سے ختم ہو جائے گا، غزہ سے لوگوں کو یمن یا کسی اور ملک میں شفٹ کر دیں گے، اور اس کے پیسے بھی عرب ممالک ہی دیں گے ان کی شفٹنگ کے، نیا ملک ان کا بسانے کے۔ یہ ابراہیمی معاہدہ ہے، اور بدلے میں عرب ممالک کے جو ریلیشن شپ ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ دوستانہ ہو جائیں گے امریکہ سے اسرائیل کے ساتھ۔ یہ ایک معاہدہ ہے جو امریکہ پرپوز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے ختم ہو جائے، وہاں سے غزہ سے اور فلسطین کے دوسرے علاقوں سے فلسطینی جو ہیں وہ چلے جائیں اور ان کو آباد کر دیا جائے دوسرے ممالک میں، مسلمان ممالک میں، یا کم از کم بڑے حصے میں سے موو کر جائیں اگر سارے میں سے نہیں، اور اس طریقے سے ان کی آباد کاری کا سارا خرچہ بھی مسلمان ممالک اٹھائیں اور پھر یہ سارے ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی پہلے اس چیز کا عندیہ دے چکے ہیں کہ اور ممالک بھی اس ابراہیمی معاہدے کو اب جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ اشارہ پاکستان کی طرف واضح تھا، صدر ٹرمپ کے جو داماد ہیں وہ بھی اس کے اوپر کھل کر بات کر چکے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اندر، اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو تقریباً آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی جو منسٹرز تھے انہوں نے اسرائیل کا دورہ کر لیا تھا، وہاں سے دورے ہو گئے تھے، تو تقریباً ابراہیمی معاہدہ جو ہے اس پر دستخط ہونے کے بعد قریب تھی۔ ہاں، اس کے اندر جو شرائط تھیں اس میں تھوڑا بہت اختلاف تھا اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی۔ اب یہ جو تین بڑی شخصیات، جیسے پہلی شخصیت تو شمشاد احمد صاحب ہے، جن کو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ان کا میں احترام کرتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابراہیمی معاہدے کا حصہ ہے، یہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب ہیں، میں سیاسی طور پر اور ان کی جو بائسنس ہے اگینسٹ عمران خان اس پر بڑا کلیئر ہوں، میں ان کا ناقد بھی ہوں، لیکن میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ پاکستان کے یہ جتنے لفافے شفافے وہاں پر کرتے ہیں تجزیہ نگاری، وہ ان سے بہت بہتر ہیں، مختلف ہیں، کم از کم پڑھے لکھے ہیں۔ وہ بھلے ہمارے مخالف کھڑے ہیں لیکن ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنے کا مطالبہ بہت جلد کیا جائے گا، وہ بھی اپنے پروگرام میں یہی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری آواز ہیں وہ بہت بڑی آواز ہیں، وہ بھی ڈیفنس ایک انالیسز پیش کرتے ہیں، لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ ہوئے ہیں، نام ان کا ہے جنرل طارق۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہے یہ امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، سب کو کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک امریکہ کی منظوری نہیں ہوگی تو یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ خدا نہ خواستہ میرے پہ آپ فتویٰ نہ دے دیجیے گا، لیکن اس تجزیے سے تو یہ ثابت ہوا کہ جو پھر حرمین کا اصل محافظ ہے وہ تو پھر اس معاہدے کو کروانے والا ملک ہے، اور وہ امریکہ ہے۔ پھر اس حساب سے تو ہم ایسے ہی خواہ مخواہ ٹپوسنیاں مارتے پھر رہے ہیں کہ ہم ان تینوں کے تجزیے کی میں بات کر رہا ہوں، میرا اوپینین اس پر نہیں ہے، میں تو ان تینوں کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وجہ میں نے آپ کو بتائی، بیکاز آف مائی پارٹی پالیسی میں اس بات کے اوپر اپنا اوپینین کو کھل کے نہیں دے رہا۔ میں ان تینوں جو ایک ہمارے اینٹائی جرنلسٹ ہیں جو اکثر ہمارے پہ کرٹیکل ہیں، سیٹھی صاحب ان کی بات، پھر فوج کے ایک لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں ان کی بات، پھر شمشاد احمد صاحب جو پاکستان کے بہت ہی معتبر ایک فارن پالیسی کی آواز ہیں، فارن سیکرٹری رہے ہوئے ہیں، بہت امپورٹنٹ ایمبیسڈر رہے ہوئے ہیں کئی ملکوں میں۔ جب پاکستان کا نیوکلیر بلاسٹ ہوا تھا اس وقت وہ فارن سیکرٹری اور روح رواں تھے چیزوں کے، تو چیزوں کو بہت دور اندیش ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو تینوں کی میں ایک جملہ آپ کو پہلے سنوا دوں گا، آپ کو یہ نہ لگے کہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا تھا، یہ ذرا سنیے۔ کوئی بھی معاہدہ جو سعودی عربیہ اور پاکستان کرے وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر وہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ کلیئر ہونا چاہیے سب کو۔ ایگریمنٹ ہوا ہے سعودی عرب کا، یہ ایگریمنٹ امریکہ کی مرضی سے ہوا ہے اور یہ بنیادی طور پر ابراہم اکارڈز کا حصہ ہے۔ ابراہم اکارڈز کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہر ملک، اسلامی ملک جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے، تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو کہ جی اسرائیل لیگل اینٹی ہے یا لیجیٹیمیٹ ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھیے اگر باقی مسلم ممالک کو ہم منوا لیتے ہیں تو آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ آپ نے سن لیا۔ تو اگر یہ تینوں ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو بہت جلد تسلیم کرنے جا رہا ہے اور ابراہیمی معاہدے کے اوپر بہت جلد دستخط کرنے جا رہا ہے۔ اب اس کی کیا ڈائمینشنز ہیں اسرائیل اور اوور آل فلسطین کی، اس کو کسی دن پھر ڈسکس کر لیں گے۔ فی الحال اسی سے جڑی ہوئی اگلی ایک خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور شاید آپ کو آسانی ہو چیزوں کو مزید سمجھنے کی۔
یہ ذرا محترمہ دیکھیے، یہ ایک تصویر نکلی، ان کی بیٹی نے کہا کہ میری مم ہے، مطلب کہ ممی، اور ممی میری جو ہیں یہ یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھی ہوئی ہیں پاکستان کے وزیر دفاع کے بالکل پیچھے، اور ظاہر ہے وہ ان کی تصویر لگائی گئی۔ اس کے بعد ان کا ہم نے ٹویٹ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا 2-3 دن پہلے، ہم نے ہی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا ایک، اور وہ ٹویٹ کر کے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ ٹویٹ یہی تھا کہ میں شہباز شریف صاحب کو اسسٹ کر رہی ہوں، میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں امریکہ، اور میں ان کو اسسٹ کروں گی فورن پالیسی میں، دوسری ساری چیزوں میں۔ اور سب حیران ہو گئے تھے، کیونکہ یہ جو محترمہ ہے ان کا نام شمع جنیجو ہے، ان کی جو کلیم فار فیم ہے وہ گندی گالیاں دینا ہے۔ کا لفظ جو میں بول نہیں سکتا وہ اکثر لکھتی ہیں، گالیاں اکثر دیتی ہیں، خواتین کو بھی گالیاں دیتی ہیں، مردوں کو بھی۔ بس یہ ایک اسکرین شاٹ دیکھ لیجئے، یہ یہاں پر بشرا بی بی کے فرزند بیٹے ان کے جب گرفتار ہوئے تھے اب سے چند مہینے پہلے، تو انہوں نے اس بیٹے کو برا کہنے کی بجائے، ان کے والد کو برا کہنے کی بجائے، کچھ اور کہنے کی بجائے، سیدھا جیل میں بیٹھی بشرا بی بی کو فحشا کہا تھا۔ اب فحشا ورڈ کیا ہوتا ہے آپ سمجھ ہی سکتے، ہم اس بہن کو تو فحشا نہیں کہہ سکتے، ہم پھر بھی ان کا احترام ہی کریں گے۔ تو یہ والا یہ کام کرتی ہیں، آگ مطلب ہر طرف سے یہ آگ نکالتی ہیں، نفرت نکالتی ہیں، گندگی نکالتی ہیں۔ اسی تناظر میں ان کے گھروں میں جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ آم بھی بھیجتے ہیں، غالباً ان کی ایک بیٹی ہیں اگر میں غلط نہیں، تو ان کو بھی شہباز شریف صاحب نے ماضی میں آموں کے تحفے بھیج رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے انہیں، یہ جو شمع جنیجو صاحبہ ہیں، انہیں تمغوں شمغوں سے بھی نوازا ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ خبر آپ کے سامنے رکھی تھی، ظاہر رکھی تو سوشل میڈیا سے ہمیں خبر ملی تھی، تو رکھی تھی کہ انہوں نے پہلے یہ ٹویٹ کیا، پھر یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ وجہ بھی آپ کو بتائی تھی کہ بہت برا بنایا گیا کہ آپ نے یہ پبلکلی اعلان کیوں کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں، میرا اوپینین ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، میرے خیال میں یہ بڑی نالائق سی خاتون ہے، ان کی کوئی کریڈینشل ایسے نہیں ہے، کیونکہ میرے اوپینین میں ان کا ایکٹنگ انہوں نے کی تھی تھوڑی دیر کے لیے پی ٹی وی کے کچھ ڈراموں میں، اور میرے اوپینین میں بہت ہی ناکام ایکٹرس تھی۔ میں نے تو وہ جو ان کے کچھ کلپس دیکھے اس میں بہت ہی ٹیچر قسم کی ایکٹنگ تھی، اسی وجہ سے زیادہ ڈراموں میں میرے خیال میں انہیں کام بھی نہیں مل سکا، وہ ٹیک آف ہی نہیں کیا ان کا کریئر۔ اس کے بعد میرا خیال ان کے شوہر کوئی جاب واب کرتے تھے، وہ برطانیہ چلے گئے، ان کے ساتھ یہ موو ہو گئی، اور وہاں جا کے انہوں نے گندی گالیاں دینا شروع کی عمران خان کو، ان کی پارٹی کو، اور ہر اس چیز کو جو پاکستان کے لیے بہتر نہیں تھی اس کو یہ ایڈوکیٹ کرتی ہیں۔ ان مائی اوپینین ان کا یہی ایک کلیم فار فیم نہیں ہے، ان کا ایک اور بھی ہے، یہ ذرا غور کرتے جائیے، پھر میں بتاتا ہوں کہ ان کا ایک اور ٹویٹ بھی جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوا، لیکن پہلے یہ ذرا دیکھتے جائیے۔ یہ کہتی ہیں کہ آئی ہیو بن رائٹنگ دس سنس ایئرز اینڈ ایئرز، کہتی ہیں میں سال سے یہ لکھ رہی ہوں کہ پاکستان شوڈ ہیو یوزڈ ہر پوزیشن ٹو نیگوشیٹ لانگ اگو دیٹ واٹ وی کوڈ اچیو ان ریکگنائزنگ اسرائیل، تو ہمیں اسرائیل کو فوری طور پر ریکگنائز کرنا چاہیے۔ میں یہ سالوں سے لکھ رہی ہوں اور اس پہ ہمیں اچیومنٹ کرنی چاہیے، اپنا فائدہ لینا چاہیے۔ پھر کہتی ہیں کہ میرے جیسے بندے جن کو انگریزی نہیں آتی ان کے لیے اردو، کہتی ہیں کہ چلیں اردو میں لکھ دیتی ہوں کہ سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد ان کو خدا نخواستہ لگتا ہے کہ کہیں کینسر ہوا تھا۔ یہ سوشل میڈیا کی جو پوسٹ اگر یہ درست ہیں تو ہمارے سامنے جو آئی ہیں، ہم تو انہی پر اوپینین دے رہے ہیں، حتمی تو ہمیں نہیں پتہ۔ اس میں یہ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ مجھے کینسر سے اللہ نے نجات دی ہے، بہت اچھی بات، اللہ ان کو مزید صحت مند رکھے۔ اس پر اسرائیل کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ وی آر سو ہیپی دیٹ یو آر کینسر فری، وہ ان کو ہیپینس دے رہے ہیں اور ان کو کنگریجولیٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی خوشیاں شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ آئی ہیو بین ایڈوکیٹنگ بٹوین پاکستان اینڈ اسرائیل فار ایئرس، دیٹس وائی آئی ایم ڈیوسٹیٹڈ ٹو سی دیم بیکنگ دا رانگ ہارس۔ عمران خان، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ عمران خان کو جو لوگ بیک کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، وہ رانگ ہارس ہے۔ اگر اسرائیل اور پاکستان نے قریب آنا ہے تو عمران خان کو ٹھوکنا پڑے گا، مطلب کہ عمران خان کو جیل ویل میں ہی رکھنا پڑے گا، اسے بیک نہیں کرنا پڑے گا، اسے اقتدار میں نہیں آنے دینا پڑے گا۔ اٹ پینز می، مجھے بہت زیادہ درد ہوتی ہے، کہاں پر، سینے میں، دماغ میں، دل میں، یہ مجھے نہیں پتہ۔ کہتی ہیں کہ ایز اے اسٹانچ ایڈوکیٹ فار پاکستان ریکگنائزنگ اسرائیل، کہ میں تو بڑی ایڈوکیٹ ہوں کہ اسرائیل کو ہر صورت پاکستان کو ریکگنائز کرنا چاہیے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے مس گائیڈڈ ٹورڈز آئی کے انسٹیڈ آف پریورٹائزنگ۔ آگے لمبا ٹویٹ تھا، ہم نے آپ کے سامنے شارٹ حصہ رکھا ہے۔ وی ول نیور لوز ہوپ، یہ ان کا ٹویٹ تھا جس کو شمع جنیجو صاحبہ اسرائیلی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہی ہیں۔
यही नहीं, ये पाकिस्तानियों को भी बड़े अच्छे अल्फाज से नवाजती हैं। मसलन ये ज़रा एक ट्वीट इनका जिसमें ये किसी को चे कह रही हैं और उसको बता रही हैं कि चे अगर मैं मिली होती इसराइली, किसी ने इनको कहा कि गालिबन ये इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जिन्होंने कल तकरीर की तो पूरी दुनिया वहाँ से उठ के चली गई। चिली और जो कोलंबिया वगैरह के सदूर हैं और माजी में वेनेजुएला और दूसरे मुल्कों के, उन्हें पता नहीं कैसे कैसे नामों से पुकारते रहे, लोगों ने उनकी बात सुनना पसंद नहीं की। ये मोहतरमा किसी पाकिस्तानी को चे से जो लफ्ज़ होता है, जो मैं कह नहीं सकता, स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वो लिख कर कहती हैं कि अगर मैं मिली होती तो ये मेरे लिए तो ऑनर की बात होती, मेरे लिए तो मेडल होता, मैं तो इसे अपने प्रोफाइल पर लगाती और मैं बताती और मैं छुपाती थोड़ी। और उसके बाद ये इनकी कोई मीटिंग भी हो रही है, इजरायली कोई डिग्नेटरी हैं या शायद उनकी डिप्लोमेसी के अंदर कोई आला शख्सियत हैं, उनके साथ इनकी मुलाकात हो रही है और उसको भी ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही हैं और कह रही हैं कि हमें अपना उल्लू सीधा करना चाहिए। फिर मुझे इनकी एक और ट्वीट भी याद आती है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक दफ़ा कहा कि ये जिसको आप चारा डाल रहे हैं यही कल को आपको दुलतियाँ मारेंगे। वो फील्ड मार्शल की तरफ इशारा कर रहे थे साद रफ़ीक कि ये जो हम बूट को इतनी इज्जत दे रहे हैं। तो इन्होंने उस पर ट्वीट किया कि कभी कभी जो दुलत्ती मारे उसकी टांगों को बांध कर उसका दूध भी निकालना होता है। तो ये अब फील्ड मार्शल की टांगें बांध कर उनका दूध भी निकालना चाह रही हैं। ये मुझे समझ नहीं कि इन्होंने फील्ड मार्शल को कब से भैंस समझ लिया। वो तो समझ आ रही है कि ख्वाजा साद रफ़ीक कह रहे थे कि अपना काम निकलने के बाद दुलत्ती मारेंगे, लेकिन मोहतरमा ने आगे से जवाब दिया कि ये बड़ा ज़रूरी है, ये इनकी टांगें बांध कर इनका दूध निकालना, तो ये फील्ड मार्शल का दूध भी निकालना चाहती हैं। बहरहाल ये तो हो गई बात। अब ज़रा वापस चलते हैं, इनका ये ट्वीट ज़रा, जो दो ट्वीट इन्होंने पहला आपके सामने रखा था डिलीट कर दिया। ये एक और ट्वीट था, बोर्डेड ऑन पाकिस्तान एयरफोर्स 1, UNGA जा रही हूँ न्यूयॉर्क, एज आई सिट पाकिस्तान एयरफोर्स 1 में मैं बैठ रही हूँ, मीन सदारती या प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में, हेड ऑफ स्टेट के जहाज़ में, 80th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाने के लिए। मैं अपने आप को कुछ लम्हात दे रही हूँ रिफ्लेक्ट करके लिखने में, ताकि मैं आप लोगों से पब्लिकली कुछ शेयर करूँ जो मैंने पहले खुफिया रखा, आपसे पहले शेयर नहीं करा। वो कह रही हैं कि जो मैंने पहले खुफिया रखी इन्फॉर्मेशन वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कहती हैं कि फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, अप्रैल 2025 में अप्रैल 2025 से, मतलब कि पिछले आप कह सकते हैं कि कम अज़ कम भी 5 महीने से, मैं क्वाइटली, खामोशी से, बिहाइंड द सीन, दीवारों के पीछे से प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ के लिए की एडवाइजरी टीम के अंदर काम कर रही हूँ। उनकी जो पॉलिसी है, एडवाइज़र ऑन डिप्लोमेटिक अफेयर्स, एंड मैं उनकी स्पीच राइटिंग कर रही हूँ प्रिसाइजली। उन्होंने कहा जो ख़ास काम मैं करती हूँ वो उनका स्पीच राइट करती हूँ प्रिसाइजली। ये उन्होंने कहा कि मैं काम करती हूँ। माई रोल हैज़ बिन टू कंट्रीब्यूट टू हिज डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, उनकी जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है उसको पॉलिसी ब्रीफ्स बनाना, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग करना, एंड मोस्ट रिसेंटली ड्राफ्टिंग हिज हिस्टोरिक UNGA स्पीच ऑन, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बहुत क्लियर है। अब मोहतरमा कह रही हैं कि मैं बहुत करीब हूँ, मैं उनकी एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा हूँ, उनकी डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट किससे मिलना है किससे नहीं मिलना उसको मैं कंट्रोल करती हूँ, उनकी तकरीरें लिखती हूँ। यही नहीं, एक और जगह पर किसी ने इनसे पूछा कि अद्दी रिस्पेक्ट में, ये सिंध से हैं, जुनेजो हैं, सिंध से हैं, तो वहाँ अद्दी रिस्पेक्ट के साथ कहा जाता है। वो पूछते हैं कि अद्दी आपका घर तो लंदन में है, तो फिर आप ये होटल में क्यों रहती हैं इनके साथ जब ये डेलीगेशंस आते हैं वहाँ? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे पास सीक्रेट या सेंसिटिव टॉप फाइल्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर की, उनकी एक्सेस है, उन फाइलों को मैं घर नहीं लेके जा सकती। ये वैसे बेहुदा बात है, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा हूँ, इस बेचारी के पास क्या सीक्रेट सेंसिटिव फाइलें होनी हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने, ये मेरा ओपिनियन है, उन्होंने अपनी दुकानदारी चमकाने की कोशिश की है। बहरहाल वो कहती हैं कि मेरे पास सीक्रेट फाइल्स हैं। वो सीक्रेट फाइलें तो मेरा ख्याल बेचारे शहबाज शरीफ के पास अपने पास नहीं होंगी, लेकिन बहरहाल फिर भी सीक्रेट फाइल्स हैं और इसलिए मैं उनको घर नहीं ले जा सकती, तो मुझे इसीलिए होटल रहना पड़ता है। तो इसका मतलब है ये अपने मुंह से, अगर ये पोस्ट दुरुस्त है तो ये अपने मुंह से ये भी मान रही हैं, अगर ये पोस्ट दुरुस्त है इनकी, जो कि सोशल मीडिया पर हर जगह सर्कुलेट हो रही है, तो फिर ये मान रही हैं कि मैं डेलीगेशन के साथ लंदन में घर होने के बावजूद लंदन में रहती हैं। तो ये तो एक बहाना है, सीक्रेट फाइल है, वरना आप अभी भी तो आपको वो याद ही है ना सीक्रेट फाइलें, जब आखिरकार आपको घर जाने दिया, उन्होंने अगवा तो नहीं कर लिया, तो शाम में भी वहाँ फाइलें छोड़ के आप आ जाएं, काम करके अपने घर सो लें, अगले दिन कपड़े वपड़े वहाँ से बदल लें। लेकिन अगर वहाँ पर मुफ्त का सब कुछ मिल रहा है तो फिर कौन छोड़ता है? तो अब मेरा ओपिनियन तो यही है कि शायद फिर इसी वजह से वहाँ टिकी हुई हैं। बहरहाल जो इनका माजी अगर हम देखें,
एक मेरे ओपिनियन में फ्लॉप एक्ट्रेस, और उसके बाद इनकी कोई नौकरी वोकरी ऐसी बड़ी हमें नज़र नहीं आई, कोई प्रोफेशन ऐसा नज़र नहीं आया, कोई इन्हें झंडे गाड़ते हुए सिवाय गंदी गालियां देते हुए हमने कहीं नहीं सुना। और उसके बाद ये जो इजरायली ये लॉबिंग करती हैं या ओपिनियन है अपने मुंह से कहती हैं कि मैं बहुत देर से कह रही हूँ, तो इतना इनका अब सारा पाकिस्तान आज ट्वीट कर रहा है कि ये इजरायली लॉबियस्ट है, तो इनकी इतनी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की एक्सेस जो है वो कैसे है। अब पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब सारे चढ़ दौड़ेंगे शहबाज शरीफ पे, उनको गालमंदा करेंगे, ये डेफिनेटली हमारे जर्नल्स का दिया हुआ तोहफा है। शहबाज शरीफ बेचारे की जुर्रत भी नहीं है कि वो इनको साथ रख लें, इनसे तकरीर लिखवा लें, ये हमारी मिलिट्री का दिया हुआ तोहफा, ये जहन में रखिएगा। ऐसा कोई शख्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपने पास नहीं ला सकते, और अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से लाते तो अभी तक ऐसी ऐसी स्टोरियां आ जानी थी मोहतरमा के बारे में, हमारे जनरल साहबान ने लगवा देनी थी खुद से ही कि तौबा तौब करती। तो इन्होंने ये जो 2 ट्वीट किए थे, एक कि मैं जहाज़ में बैठ गई हूँ और जा रही हूँ, वो डिलीट करवाया गया। फिर वो जो दूसरा था जिसमें बता रही थी कि मैं सीक्रेट तरीके से उनके साथ अप्रैल से काम कर रही हूँ, उनकी तकरीरें लिख रही हूँ कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, और ख़ुद इनकी डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट सारी इसराइल के साथ हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें, ऊपर वाले 3 लोगों के बयानात, इनके बयानात, तो मैं फिर यही कहूँगा कि आपके पासपोर्ट के ऊपर से मिटने वाला है कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए कारामंद नहीं है। ये अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे आप पे छोड़ता हूँ, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, लेकिन ये ज़रूर अब नज़र आ रहा है कि ये मामलात बिल्कुल हमारे जनरल साहबान ने सीधे कर दिए हैं। हाँ, ये अगर किसी को गलत फहमी है कि ये मोहतरमा जो है ये शहबाज शरीफ साहब इनको लाए हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। वो बेचारे तो बस समझ रहे ना, खाना पूरी हैं। ये जनरल साहबान का दिया हुआ तोहफा है। लेवल क्या है, जैसे पहली दफ़ा गांव से कोई शहर जाए तो वो मेरी जैसा बत्तियां देख रहा होता, मैं क्योंकि खुद देहाती हूँ। इन बेचारी का भी यही हाल है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ज़िंदगी में सवाए मेरे ओपिनियन में जो इनका फेल्ड एक्टिंग करियर था, उस करियर के अलावा तो ज़िंदगी में मुझे कम अज़ कम नहीं पता, हो सकता है इन्होंने बड़े तीर मारे हों लेकिन नज़र मुझे नहीं आया। वो कह रही हैं कि अमेरिकन जो हैं वो ज़्यादा फ्रेंडलियर हैं, ज़्यादा दोस्ताना हैं यूरोपियंस की निस्बत, और वो मेरे ब्रिटिश एक्सेंट को अडोर करते हैं। अच्छा, मैंने जब इन्हें सुना तो वो भी देसी सा ही इनका एक्सेंट है, ये कौन सा ब्रिटिश एक्सेंट, मुझे तो कभी इनका समझ नहीं आया कि इतना है, लेकिन बहरहाल वो कह रही हैं। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने मुझे बहुत बड़ी स्माइल दी, वेलकम टू न्यूयॉर्क मैम, व्हेन आई रिप्लाइड cheerful pure British way, good afternoon to them, moments like these make me say I like America। आगे भी बहुत कुछ लिखा, शो मोर, लेकिन वो जाहिर है अब हमारे स्क्रीनशॉट में वो चीज़ नहीं आई क्या क्या इन्होंने लिखा। तो ये मतलब मेला वेखण आइयां, आज वो जो गाना नहीं है एक अबरारुल हक साहब का, वो पता नहीं मेला वेखण आइयां लाहौर दियाँ के कौन सा, वो उसी तरीके से मेला देखने हमारी बहन आई हुई हैं। और वैसे अमरीकी जो पुलिस वाले हैं वो इस तरह के अल्फाज कम ही इस्तेमाल करते, मीन बाकी स्माइल शमाइल होती है, लेकिन ये मैम शैम ज़रा, बहरहाल वो कह रही हैं तो वो कह रही हैं, क्योंकि मैं कई दफ़ा आपको घर में हो सकता है, घर में या इर्द गिर्द दोस्तों में वो पजीराई नहीं मिली होती कि सेल्फ स्टीम लो होती है, डीमोटिवेटेड होते हैं, यू आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, आपको लगता है आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव नहीं किया, तो फिर आप ऐसी ही चीज़ों में खुश होते हैं। अपने लिए छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ कर, कोई कॉफ़ी बनाते हुए आपको स्माइल करके आपके ड्रेस की तारीफ़ कर दे तो आप पूरी दुनिया को बताते हैं। आप उस चीज़ को जस्ट एक कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते कि ऐसे ही फॉर्मेलिटी में किसी ने दे दिया, आप उसे सीरियस ही ले जाते हैं। तो मोहतरमा भी सीरियस ले गई। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।